Okay, next is expenditure method. National income via expenditure method. How to calculate expenditure method, national income by expenditure method. देखिए expenditure method से जब हम national income calculate करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो 4 सेक्टर हैं, देर आर 4 सेक्टर्स, है ना, कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। तो ये जो 4 सेक्टर हैं, ये चारों सेक्टर कितना खर्च कर रहे हैं, जितना टोटल खर्च किया जाएगा उसके बराबर ही हमारा नेशनल इनकम हम मानते हैं। क्या? उसमें से एनआईटी निकालने के बाद, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद और एनएफआईए जोड़ने के बाद, यानी जो टोटल हमारा जो खर्च है उस खर्च से हमको क्या मिलता है? जीडीपीएमपी मिल जाता है। क्योंकि आपको पहले ही बताया कि जो जीडीपीएमपी की वैल्यू क्या होती है, जीडीपीएमपी किसके बराबर होता है? जीडीपीएमपी मीन्स the value, the market value of all the final goods and services which is produced in a domestic country। ठीक है, तो जीडीपी कितना खर्च किया गया सब लोगों के द्वारा, जितना प्रोडक्शन किया गया उतने बराबर ही तो आएगा। वैसे मान लीजिए 500 रुपए के बराबर का प्रोडक्शन किया गया है, तो जो खर्च होगा वो भी तो 500 के बराबर ही होगा, क्योंकि जीडीपीएमपी किस पे होता है? मार्केट प्राइस पर होता है, और मार्केट प्राइस में एनआईटी ऐड होती है। और जो हम खर्च करते हैं वो खर्च हम किस पे करते हैं? प्राइस पर करते हैं। भाई ये खरीदना है 10 रुपए का है, इसमें कितना टैक्स है इससे हमको मतलब नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी एनआईटी ऐड होती है ना, इसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड होता है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस का कैलकुलेट करते हैं, ये जीडीपीएमपी कहलाता है। तो जब हम चारों सेक्टर, जो हमारे चारों सेक्टर है, उन्होंने कितना कितना खर्च किया है। भाई मान लीजिए कि प्राइवेट ने 500 में 100 प्राइवेट ने खर्च किया, 200 गवर्नमेंट ने खर्च किया, 50 रुपए का कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, 150 रुपए का फॉरेन सेक्टर ने हमारे यहाँ से खरीदा। समझ में आया? तो 500 रुपए के बराबर खर्च हो गया। तो एक्सपेंडिचर, द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल्स टू जीडीपीएमपी। जितना खर्च किया गया वो किस पे खर्च किया गया? जो कुछ भी उत्पादित किया गया, जो कुछ भी प्रोड्यूस किया गया इकोनॉमी में, उस पर ही तो खर्च करेंगे। तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी? जीडीपीएमपी के बराबर होगी। अब जीडीपीएमपी फाइंड आउट करने के बाद फिर उसमें जो चीजें होती हैं उनको हम अलग करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हटाएंगे, एनआईटी हटाएंगे, एनएफआईए ऐड करेंगे, तब जाकर के फिर हमारा फाइनली नेशनल इनकम पर हम पहुंचेंगे। तो जो कंपोनेंट्स हैं आपके, किसके कंपोनेंट? कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज इक्वल टू PFCE, है ना, इसको हम बोलते हैं PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, it is known as GFCE, PFCE. The next one is gross domestic capital formation, ये कहलाता है GDCF। कहीं कहीं पर आपको GCF भी इसको बोलते हैं, मीन्स सिंपली ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज GCF। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, GDCF दिया हो या GCF दिया हो, बोथ आर द कॉमन, बोथ आर द सेम थिंग, दैट इज GCF और GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस। क्योंकि ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है ये हम अपने यहाँ ही तो देखेंगे, अपनी कंट्री में देखेंगे। जीडीपीएमपी फाइंड आउट करेंगे तो आप अपना डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, और डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वट एवर कैपिटल इज फॉर्म्ड इट इज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम दोनों कह सकते हैं, हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं और हम इसको GCF भी कह सकते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। लेट मी कंप्लीट। 4 is net export. Net export. Net export means export minus import, that is X minus M. So these are the 4 components of expenditure method. ये 4 component आपके किसके हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड है,
ये जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, इस एक्सपेंडिचर मेथड के कितने कंपोनेंट हैं? 4 कंपोनेंट हैं। अब हम 1 बाय 1 ले लेते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे? एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट, प्राइवेट मीन जनरली हाउस होल्ड, है ना, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरली हाउस होल्ड। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ आना था, तो यहाँ आने के लिए मैंने ट्रेन का टिकट परचेज किया, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने अपने भूख लगी थी मुझे, मैंने खाना खाया, उसके लिए मैंने पैसे खर्च कर दिया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने अपने लिए कपड़े खरीदे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये चीज़ें क्या हैं? ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होती हैं। ठीक है, मुझे पढ़ना था, मैंने किताब खरीदी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मुझे लिखना था, मैंने कॉपी खरीदी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। ठीक है, सेकंड क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने, मान लीजिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैंडेज चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाएं चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेडशीट्स चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में मान लीजिए चौक चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में किताबें परचेज की जाती हैं, किताबें छपवा के गवर्नमेंट बंटवाती है। तो ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट जो कुछ भी परचेज करती है वो क्या कहलाता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन इज GDCF, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम नेट एक्सपोर्ट ले लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्चुअली ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या है कि हमारा कितना सामान बाहर बेचा गया और बाहर का कितना सामान हमारे यहाँ आया। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमारे यहाँ सामान परचेज किया। ठीक है, तो हमारा सामान क्या हुआ? बिका। तो एक्सपेंडिचर की जब हम बात करेंगे तो हमारा सामान चूंकि बिका है इसलिए हम उस एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। ठीक है, और वो सामान चूंकि फॉरेनर्स ने लिया है और वो लेकर के बाहर जाएगा तो इसलिए उसको एक्सपोर्ट हो गया। चाहे हम यहाँ से भेजें, चाहे यहाँ से हम भेजें या उसका कोई बाहर का कोई आदमी यहाँ से लेके जाए, दोनों ही कंडीशन में वो क्या हुआ? हमारे यहाँ से बाहर गया, उसको हम एक्सपोर्ट मानेंगे। इसी तरीके से हमारे यहाँ के लोग जो बाहर पैसे खर्च कर रहे हैं वो वहाँ से सामान यहाँ ला रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया। चाहे वो डायरेक्टली वहाँ से भेजें या हमारे यहाँ का कोई पर्सन जा करके लेके आए तो इंपोर्ट हो गया। तो उसका जो इसका नेट वैल्यू जो होता है उस वैल्यू को हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। कि हमने टोटल कितना एक्सपोर्ट, यानी बाहर के कितने लोगों ने हमारे यहाँ परचेजिंग की है और हमारे यहाँ के कितने लोगों ने बाहर परचेजिंग की है, इन दोनों का जो नेट वैल्यू होता है वो हमारा क्या कहलाता है? नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में क्लियरली दी होती है। नेट एक्सपोर्ट अगर नहीं दिया होगा तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दिया होगा, दोनों को आप एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करके आप नेट एक्सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। PFCE क्लियर दिया होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको क्वेश्चन पेपर में क्लियर दिया होगा। और अगर बाय द वे नहीं दिया होगा तो कुछ ऐसा दिया होगा कि भाई परचेज बाय दिस थिंग बाय द गवर्नमेंट या परचेज बाय दिस थिंग बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से दिया होगा। तो आप ये 3 वैल्यू जो हैं ये आपकी इजी वे में आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगी। कंफ्यूजन जहां होता है वो होता है GDCF में या GCF में। अब GDCF निकालने के कई तरीके हैं। इफ द वैल्यू ऑफ GFCF या GDFCF is given, GDFCF या GFCF is given, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू अगर दी हुई है तो आप क्या करेंगे? इसमें आप चेंज इन स्टॉक आप ऐड करेंगे। फिर से समझ लीजिए, अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, यानी ये जो फिक्स्ड वैल्यू है ये फिक्स्ड की वैल्यू साथ में दी हुई हो, तो आप क्या करेंगे? उसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे। क्योंकि जो टोटल जो स्टॉक होता है ये क्या होता है? ये 2 तरीके का होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक इन्वेंट्रीज होती हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये दोनों आप जोड़ करके क्या बनाएंगे? स्टॉक बनाएंगे। तो ये जो है जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था ये क्या है? फिक्स्ड अगर दिया है तो इसमें आप क्या करेंगे? चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। जब आप फिक्स्ड के साथ चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे
जैसे ही आपने फिक्स्ड के साथ चेंज इन स्टॉक को ऐड किया तो ये JDCF या GCF में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो कंफ्यूजन यहां होता है, ठीक है। दूसरा कंफ्यूजन NDFCF या NDCF। NDFCF या NDCF दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक नेट NCF या NDCF, दैट इज NCF और NDCF। नेट कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन। इसको क्या करना है, आपको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। देन यू विल हैव टू ऐड हियर डेप्रिसिएशन। आप डेप प्लस कर दीजिए तो आपका जो NCF है ये किस में बन जाएगा, GCF में, और जो NDCF है ये किस में बन जाएगा, GDCF में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दोनों मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दोनों क्वेश्चन पेपर में आता है, GCF भी आता है और GDCF भी आता है। तो GDCF हो या GCF हो, दोनों ही कंडीशन में आप इसको ध्यान रखेंगे। और अगर मान लीजिए कि NFCF दिया हो या NDFCF दिया हो, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया हुआ है, तो पहले तो आप नेट को ग्रॉस बनाएंगे, तो आप डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, तब ये आपका बन जाएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देन इसमें आप चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, GCF में या GDCF में। तो ये तीन तरीके के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। ये वैल्यूज आप ध्यान रखिएगा। इसमें ही जो कन्फ्यूजन होता है एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे ज़्यादा, वो इन्हीं वैल्यूज़ में होता है। यहीं पर आपको घुमाया जाता है, JDCF में, GDFCF में, GCF में, NCF में, NDFCF में, ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें। अच्छा, अब इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, वो ये है कि ये तो आप मान लीजिए कर लेंगे, आपको पता है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ GCF इज गिवन देन नो प्रॉब्लम, इफ द वैल्यू ऑफ GFCF इज गिवन, JDFCF इज गिवन, फिक्स्ड के साथ में अगर वैल्यू दिए, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, देन एट द चेंज इन स्टॉक दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इफ द नेट वैल्यू इज गिवन, जस्ट ऐड द डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू GDFCF। लेकिन क्वेश्चन पेपर में डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं दी होती है ना। देन आपको क्या करना है, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन पेपर, रीड आउट द क्वेश्चन और फाइंड आउट करो उसमें कहीं कोई दो वैल्यूज ऐसी दी होंगी जिनके बीच में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस आएगा। वहां से आप डेप फाइंड करेंगे, उस डेप को यहाँ ऐड करेंगे, इसको आप कन्वर्ट करेंगे, देन आप फाइनली GDP MP फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर क्या होगा कि आपको फिर जब GDP MP से NNP FC पर जाना है, देन अगेन आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। एक जगह प्लस करेंगे, एक जगह माइनस करेंगे। लेकिन बुक्स में क्या हो रहा है कि मोस्टली बुक्स में क्या करते हैं वो कि ऐसी सिचुएशन में वो सिरे से डेप्रिसिएशन को किनारे कर देते हैं कि भाई हमको एक जगह ऐड करना है, यहाँ मान लीजिए NCF दिया है और वहाँ हमको NNP FC निकालने के लिए वहाँ हटाना पड़ेगा, तो ना तो हम यहाँ जोड़ेंगे और ना हम वहाँ हटाएंगे। बट आप ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप पहले कन्वर्ट करेंगे उसको किसमें, GDP MP में, देन आप डिप्रिसिएशन हटाएंगे। तो पहले फाइंड आउट करिए कि डिप्रिसिएशन की वैल्यू कहाँ दी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया, बस समझ में। अब अगर मान लीजिए कि आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया और कहीं से भी डिप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं मिल रही है, तब आप ये मानेंगे कि वैल्यू जीरो। यानी फर्स्ट आपको ऐसा देखते ही, क्वेश्चन देखते ही आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है मतलब डिप्रिसिएशन जीरो है, ये नहीं करना है। जैसे इन जनरल हम क्या करते हैं कि सब्सिडी नहीं दी है मतलब सब्सिडी जीरो है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जीरो है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है एम्प्लॉयर्स का मतलब ये जीरो है। लेकिन डेप्रिसिएशन के केस में आप ये नहीं करेंगे, NIT के केस में आप ये नहीं करेंगे और NFYA के केस में आप ये नहीं करेंगे। ये आपके जो तीन वैल्यूज हैं डेप, NIT और NFYA, इन वैल्यूज को अगर आप क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है और आपके कैलकुलेशन में इनकी रिक्वायरमेंट है, तो आप पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में कहीं कोई दो वैल्यूज ऐसी नहीं दी हुई जिनके बीच में इनका डिफरेंस हो। अगर दिया है तो वहां से आप पहले डिफरेंस निकालेंगे, NFYA, डेप या जो कुछ भी है उसको फाइंड आउट करेंगे, देन आपको फार्मूले में उसको पुट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे।
सिर्फ मीन्स बाकी जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को तो आप मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में नहीं है तो आप जीरो मान लेंगे, लेकिन NFYA, डेप्रिसिएशन और आपका NIT, इन तीन वैल्यूज़ को आप फर्स्ट एट साइट नहीं मानेंगे कि ये जीरो है, जब तक कि आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से ना देख लें। जब आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में इनमें वैल्यूज़ है कि नहीं है। अगर नहीं है, फिर भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आप उसकी वैल्यू को जीरो मानेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो कन्फ्यूजन होता है मैंने आपको बताया, दो जगह तीन इसमें ही कन्फ्यूजन होगा, GFCF, NCF और NFCF या NDFCF, इनमें ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इस कन्फ्यूजन को आपको दूर करना है। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ, तो अब जब आप जो है, अब जब आप ये चारों PFC, GFC, GDCF और NE ये चारों जब आप जोड़ेंगे तब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, GDP MP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस डेप करेंगे तो ये आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NDP MP में। इसमें से आप माइनस NIT करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NDP FC में। और इसमें से आप NFYA जब हटाएंगे तो ये बन जाएगा, NFYA प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका NNP FC, और NNP FC आपका टारगेट था, NNP FC आपका नेशनल इनकम था। तो ये कैलकुलेशन की प्रोसेस है। जब हम प्रोसेस की बात करेंगे, स्टेप्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैटेगराइज द सेक्टर्स, देन सेकेंड find out the expenditure of each sector, PFC, GFC and GDCF and net export, then add all these expenditure and you will get the value of GDP-MP, then subtract the value of depreciation, then you will get the value of NDP-MP, subtract the value of NIT, you will get NDP-FC and add the net factor income from abroad, that will be converted into NPFC। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं। नाउ द प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस आप लेंगे जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कभी भी आप एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने आटा खरीदा 500 रुपये का, ठीक है, तो मेरा एक्सपेंडिचर है 500 रुपये। फिर उसी से आटा बना करके, आटे को क्या किया, ब्रेड में कन्वर्ट किया, और फिर किसी ने ब्रेड खरीदा 1000 का, तो अब आप कितना ऐड करेंगे, सिर्फ आप 1000 ऐड करेंगे ब्रेड का, आप आटे का 500 रुपये ऐड नहीं करेंगे। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। द सेकेंड इज ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, आपको पहले से ही पता है। द नेक्स्ट इज परचेज ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, परचेज ऑन सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये सारे एक्सपेंडिचर हैं। हमने एक मकान अजय ने बनवाया और उस मकान को मैंने खरीदा, तो अजय ने जब बनवाया तो वो तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ, लेकिन मैंने वो मकान खरीदा तो मेरे लिए वो क्या है, एक्सपेंडिचर है। लेकिन एक्सपेंडिचर होने के बाद भी चूंकि उस खरीदारी से इकोनॉमी में किसी भी तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए उस पैसे को हम एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करेंगे। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, सेकेंड, जैसे मान लीजिए शेयर है किसी के पास, मान लीजिए श्रुति के पास शेयर्स हैं, मैंने श्रुति से शेयर्स खरीद लिए, तो मैंने श्रुति को पैसा दिया, मेरा एक्सपेंडिचर है। लेकिन श्रुति के पास जो शेयर थे, दिस इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, कहीं से भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का कोई फ्लो इंक्रीज नहीं हुआ है, इसलिए परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विल ऑल्सो नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एंड एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, जो कुछ भी आप अपने लिए, जो कुछ अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको भी हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। ये आपके कुछ प्रिकॉशंस थे। मेथड्स, एक्सपेंडिचर मेथड आपने देख लिया, 4 वैल्यूज को ऐड करनी है, उसके बाद उसमें से डेप, NIT और NFYA के हेल्प से आपको NNP-FC तक जाना है। तो प्रिकॉशंस, स्टेप्स और हाउ टू कैलकुलेट, ये 3 आपके इसमें एक्सपेंडिचर मेथड में कंप्लीट है। ठीक है।